गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? आपकी भी आवाज़ आ रही है। चुप हो जाइएगा। देखिए, हम लोग बात करेंगे मैथ्स की। ये थर्ड ग्रेड लेवल 1 का ही बैच है ना? ठीक है। इसके अंदर मैथ के जो क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं? शिक्षण विद्या सहित बता रहे हो? क्वेश्चन अपने लगभग मैथ का जो मैं पोर्शन पढ़ाऊंगा शिक्षण विद्याओं के अलावा, ठीक है, 4 से 5 प्रश्न आते हैं। 5 एक क्वेश्चन। पिछली बार 5 क्वेश्चन आए थे और बहुत आसान क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे। ठीक है, हमने तो उस हिसाब से पढ़ाया था कि कुछ बढ़िया प्रश्न आएंगे, लेकिन बहुत आसान प्रश्न आ गए। तो अपन ये भी नहीं कह सकते हैं कि सर अब की बार भी आसान ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। कैसा भी प्रश्न आ सकता है, इजी हार्ड सब तरह के। लेकिन क्वेश्चन आने कितने हैं? 5 है। और टॉपिक कितने हैं? घना ही कितना, सब घना ही है। तो देखो, टॉपिक जो है हमारे सिलेबस में जो दे रखा है, अभी कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, सिलेबस के अंदर जो हमारे दे रखा है उसमें लिखा है सबसे पहले पूर्ण संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड लिख रखा है, दशमलव संख्याएं लिखा है। इसका मतलब कुल मिला के मैं ये कहूँ कि सर संख्या वाला चैप्टर अपने को पढ़ना है एक तो। ठीक है, कौन सा? संख्या है, नंबर्स। अब इस नंबर्स के अंदर अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये सब इसमें आ जाएगा। संख्या के अंदर दशमलव वगैरह सब। ठीक है, इसी के साथ में इसके जो गुणनखंड है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दशमलव संख्या वगैरह गुणनखंड, मतलब एक नंबर चैप्टर ये दे देता हूँ। जबकि सिलेबस में तो लिखा हुआ है वो 3 लाइन के अंदर लिखा हुआ है। भाज्य बातें ना करें, भाज्य अभाज्य संयुक्त, एक लाइन में लिखा दशमलव संख्या है, उनका दशमलव संख्या, उसके बाद लिखा है गुणनखंड वगैरह। इस टाइप से 3 लाइन में लिखा है। मैं कुल मिला के एक ही चैप्टर मानता हूँ इसको, संख्याएं और गुणनखंड। ठीक है, आपको जो यहाँ से बुकलेट मिल गई होगी, ठीक है, मैथ्स की बुक एक साथ मटेरियल मिला होगा ना, स्टडी मटेरियल? अच्छा, अभी नहीं मिला, बैच अभी शुरू है तो मिल जाएगा मैथ्स का। आप देखना स्टडी मटेरियल के अंदर मैथ की एक बुकलेट है छोटी सी। ठीक है, नहीं मिली? मैथ्स की नहीं है? कुछ कह रहे मिली, कुछ कह नहीं, मैथ्स वाली नहीं मिली, बाकी सब मिल गए। अब इधर आ जाओ। तुम क्या है, मैंने मैथ का पूछा जितने हम इंग्लिश की नहीं। तुम बड़ा क्या जल्दी से इमोशनल हो जाते हो। अब इधर देखो, मिल जाएगी, नहीं मिली तो है ना। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा। तो मैथ्स की जो बुकलेट है, ठीक है, तो उसमें जो नंबर दे रखा है, पहला चैप्टर ही मैंने ये बनाया है, संख्याएं, नंबर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में दूसरा जो चैप्टर दे रखा है वो हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, लसअप और मसअप वाला जो चैप्टर है वो वाला। ठीक है, ये वाला पढ़ेंगे। उसके बाद में तीसरे जो चैप्टर की बात करें अपन, ठीक है, वो प्रतिशत है। ठीक है, उसके बाद लाभ हानि है या नहीं है? लाभ हानि। ठीक है, प्रॉफिट लॉस। उसके बाद सरल एवं चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, सरल एवं चक्रवर्ती ब्याज। उसके बाद में कौन सा? रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण। ठीक है, और लास्ट में एक और दे रखा क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में भी कौन सी है? 2D और 3D दोनों है। ठीक है, ये चैप्टर दे रखा है। ठीक है, सिलेबस है किसी के पास, कोई टॉपिक रह ना जाए। ठीक है, ये सभी आ गए। ठीक है, पूर्ण संख्या भाज्य ये मैंने लिख दिया, गणितीय मूल संग्रह इसमें आ जाएगी सब, है ना। ठीक है, भिन्न की अवधारणा, एक चैप्टर नहीं लिखा आपने, भिन्न 8 नंबर लिखे हैं, भिन्न फ्रैक्शन। ठीक है, आ गया अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, रेखा कोण, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, दोनों आ गए। ठीक है, ये चैप्टर अपने दे रखे हैं। ठीक है, कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर दे रखे हैं। प्रश्न आने कितने हैं?
5, इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि 3 से तो आएगा ही नहीं। भाई प्रश्न आने ही कितने हैं, 8 क्वेश्चन आने हैं। अब 8 आंसर मतलब 5 क्वेश्चन आने हैं, टॉपिक लगभग 8-10 दे रखे, मैंने उसको शॉर्ट में और कर दिया, ठीक है। तो लगभग 8-9 चैप्टर है, प्रश्न 5 आएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्रश्न 5 ही आएंगे, ये भी कन्फर्म है, ठीक है। बाकी शिक्षण विधियों के प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है, मैथ के। तो अब 5 प्रश्न आएंगे, तो इसका मतलब सर पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, ठीक है, और सब कुछ पढ़ना है। ये मत सोचिए कि 5 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सभी में 5-5 ही आ रहे हैं आपके, ठीक है। इंग्लिश में कितने आएंगे, हिंदी में 5 ही आएंगे। अब ये सोचते हैं कि 5 ही तो आएंगे, क्या पढ़ना, पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप बढ़िया कर लोगे, जैसे मैथ है, मैथ कम लोगों को समझ में आता है, सही है गलत, ठीक है। तो जो इसमें बढ़िया कर लेगा, हिंदी में सिंपल हिंदी का कोई समास आया सब करके आ जाएंगे। लेकिन बढ़िया क्वेश्चन आया तो हिंदी में भी नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदी मतलब इजी है, इजी कुछ भी नहीं है, सभी डिपेंड करता है क्वेश्चंस की नेचर पे कि क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि सर 5 प्रश्न आएंगे, लेकिन 5 सही होने चाहिए हमारे। दूसरा, पिछली बार तो बहुत आसान क्वेश्चन आए, बहुत सिंपल से प्रश्न पूछ लिए थे, ठीक है, इतना हमने सोचा भी नहीं था कि इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाएंगे। और दूसरा, ये जो सिलेबस है, और इससे पहले आप पात्रता परीक्षा देते हैं रीट की, उसका सिलेबस थोड़ा लेंथी है मैथ का, उसमें रेखा और कोण नहीं है, उसमें पूरी ज्योमेट्री है। पढ़ी होगी आप लोगों ने रीट के अंदर, उसमें पूरी ज्योमेट्री है, ठीक है। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, रेखा, कोण, सब कुछ उसमें दे रखा है, वृत्त वगैरह, ये पूरी ज्योमेट्री उसमें दे रखी है। क्षेत्रमिति के अंदर बात करें तो उसमें सिर्फ 2D है, 3D नहीं है, ये सिर्फ इसमें है। उसके बाद में रेखाएं, संख्या उसमें भी है, एलसीएम एचसीएफ है, प्रतिशत उसमें नहीं है, और चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। उसके अंदर अपन बात करें ना रीट के अंदर की कि सर जोड़ बाकी गुणा भाग जैसे ये कुछ कह रहे हैं, वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये गणितीय संक्रियाएं लिख दिया मैंने, ठीक है, गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, ये इसमें है। तो आयतन वगैरह सब इसमें आ गया, क्षेत्रमिति के 3D का मतलब भी ये होता है आयतन, ठीक है। सभी मैंने लिख दिए अब सिलेबस में, तो ये सिलेबस दे रखा है। प्रश्न 5 आने हैं, लेकिन पढ़ना सब है, कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत कोई उटपटांग प्रश्न आ जाएगा कि आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। यदि आप नहीं कर पाओगे तो फिर राजस्थान का कोई विद्यार्थी भी नहीं कर पाएगा, इवन मैं भी नहीं कर पाऊंगा। यदि पेपर में ऐसा प्रश्न आ गया कि आप में से कोई नहीं कर पाया, तो राजस्थान का कोई भी विद्यार्थी उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, यहां तक कि फिर मैं भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो जब आप ही नहीं कर पाओगे तो मैं कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। और मेरे को जो आता मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसका मतलब यहां पर अपने को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। इसके लिए जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसको यदि घर जाके पढ़ोगे तब तो आपको मैथ समझ में आ जाएगी। फिर मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी क्या है और आपकी जिम्मेदारी क्या बता देता हूं। कुछ जने स्टूडेंट कहते हैं गणित समझ में नहीं आती है सर, ठीक है, मैथ समझ नहीं आती। अब उन्होंने दिमाग में ये बैठा रखा है मैथ समझ में नहीं आती है तो कभी आएगी ही नहीं। और यदि ये सोचेंगे कि नहीं हम मैथ सीख लूंगा तो 100% मैथ समझ में आएगी। इसके लिए कुछ नहीं करना, जो भी क्लास में पढ़ाए, ठीक है, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसको घर जाके वापस पढ़ना है बस। और उनके जो भी क्वेश्चंस दिए हैं कि भाई कल आपको कहा कि ये याद करके आना है तो उसको याद करके आइएगा, ठीक है। ये मैथ ही नहीं सभी सब्जेक्ट में अप्लाई होता है। दूसरा, जितने भी पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं, पिछले तो सर 3rd ग्रेड एक बार ही हुआ अभी तक, तो रीट के क्वेश्चंस देखें, और रीट के भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आए। जैसे जैसे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बीच बीच में मैं लिखवाता रहूंगा कि भाई इस पेपर में ये क्वेश्चन आया था, तो आसानी से आप लोग कर लोगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि सर बहुत डिफिकल्ट है हम कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे कितने स्टूडेंट है जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं 10th या 12th के बाद, 10th 12th के बाद वापस पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे। या 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, 10th में भी नहीं पढ़ा, 10th में तो होती है ना मैथ। अच्छा आपने नहीं पढ़ा, होती है क्या सर? हमने नहीं पढ़ा, होने से क्या होता है, हमने उतना ही पढ़ा जितना पास हो जाए, ठीक है। बाकी स्कूल वाले 10-20 नंबर यहाँ से भेज देते थे, बाकी अपन वहाँ तो लेके आ ही जाते थे। ये लास्ट के चैप्टर होते थे रेखा गणित वगैरह, वो तो पढ़ते ही नहीं थे, ठीक है, तो फिर भी पास हो गए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। पर उस समय ये सोचते थे कि 10th के बाद मैथ पढ़नी नहीं पड़ेगी, ठीक है, ऐसा ही सोचते थे, तो आर्ट्स ले ली,
ठीक है, बीएसटीसी कर ली, बाद में पता चला मैथ फिर पढ़नी पड़ रही है। यदि ऐसा पता होता तो पढ़ते ही नहीं, तो एसएसटी वाले सेगमेंट में चले जाते। तो मैथ तो पढ़नी पड़ेगी, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ तो पढ़नी ही पड़ेगी। और मैथ कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, आप यदि साथ साथ पढ़ोगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी है आपको मैथ सिखाना, ठीक है। लेकिन जो भी क्वेश्चन करवाए उनको करते जाइएगा। अच्छा, ऐसे कोई भी स्टूडेंट है जो पहले से मतलब मेरे से पढ़ रखे हैं, ऐसे कोई स्टूडेंट है? अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब जो भी है, ठीक है, पढ़ रखे हैं मतलब, चलो कोई बात नहीं। तो जिन्होंने पहले पढ़ रखा है अच्छी बात है, वापस रिकॉल करना, कुछ चीज़ें वापस याद आएगी, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है कोई बात नहीं, वापस आपको रीड के लिए वापस कभी नहीं पढ़ना पड़े, मैं यही कहूँगा, ठीक है। आपको वापस मेरे से पढ़ना पड़े तो कोई बड़े बैच में आरएस में आओ, उसमें पढ़ना पड़े आपको, ठीक है। बाकी आप रीड के लिए वापस कभी नहीं पढ़े, बस अपन यही चाहते हैं, सही है ना? क्या रीड के लिए वापस पढ़ता रहोगे, थर्ड ग्रेड के लिए पढ़ता रहोगे क्या? ठीक है, एक बार ही कोचिंग करनी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं तो देखते हैं, ठीक है, कि सर अभी तो एक बार कोचिंग कर रहा हूँ, अगली बार बढ़िया करूँगा कोचिंग। पहले ही दिमाग में लेके आया वो कि सर अभी तो वैकेंसी नहीं आई, अभी तो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बेसिक मेरा बढ़िया हो जाएगा, बाद में तुम कौन सा हाई लेवल कर लोगे। तो कुल मिला के पढ़ना एक बार ही है और सिलेक्शन भी लेना है, ठीक है। तो सिलेक्शन हो भी जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जिसने भी तैयारी की ना, तो हमने जब वापस विक्ट्री सेलिब्रेशंस किया था पिछली बार थर्ड ग्रेड वालों का, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में बैठे थे, वो मिले थे वापस, तो अच्छा लगा, ठीक है। उन्होंने पढ़ा तो हो गया। और सभी सब्जेक्ट को आप मजबूती से करोगे तो हो जाएगा। बिना कोई टाइम खराब किए अपन स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर। ये लिख दिया सबने? लिख दीजिए फटाफट, ताकि आपको आइडिया रहे। और इस पूरे सिलेबस को करने में अपने को लगभग 40-45 घंटे, लगभग 50 से घंटे मान के चलो, ये पूरा पढ़ने में अपने को 50 एक घंटे का टाइम लगेगा। इस पे सभी पे बुकलेट में क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, हर टॉपिक पे 50-50 समथिंग क्वेश्चंस भी मैंने खुद ने बनाए हैं, वो सभी क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ठीक है। जो बुकलेट दे रखी है उसमें सीट वगैरह वो सब उसी में है, बुकलेट में। येलो कलर की बुकलेट है ना? नहीं है तो अभी मैं बात करूंगा, मिल जाएगी, ताकि क्या होगा, साथ साथ मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। लिख दिया ये? ऑनलाइन वालों को भी बुकलेट जरूर मिलेगी या मिल गई होगी। हमेशा ध्यान रखें, जो भी ऑफलाइन में स्टडी मटेरियल दिया जाता है वो ऑनलाइन भी अपलोड किया जाता है। ये सबने लिख दिया क्या? चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर नंबर से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। सिलेबस से पहले भी कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शंस, मेरा नाम किशोर राजपुरोहित है और मैं पिछले 7.5 साल से उत्कर्ष के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पर दिक्कत है उसी समय पूछ ले कि सर ये समझ में नहीं आया, तब तो देखो सीख जाओगे। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे चलते जाओगे तो जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ी ना, उसको भी मैथ सीख जाएंगे। और जिसके दिमाग में ये होगा कि मुझे मैथ नहीं आती है, फिर तो कहते हैं धरती पे ब्रह्मा जी खुद आ जाए ना तो भी आपको नहीं सिखा पाएंगे। वो गणित बनाने वाले आर्यभट्ट सब आ जाए ना तो भी नहीं सिखा पाएंगे। यदि आपने ये दिमाग में बैठा रखा है कि भाई अपने को गणित आती नहीं है सर, गुणा भाग करना आता ही नहीं है, सब सीखेंगे। अपने सिलेबस में लिखा है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, लिखा है नहीं लिखा है? तो सबसे पहले वही काम करेंगे अपन। उससे भी पहले अपन काम करेंगे थोड़ा सा स्क्वायर और क्यूब का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सभी को स्क्वायर पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कहाँ तक? 31 तक सबको याद होने चाहिए। स्क्वायर का मतलब समझ में आता है? जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का, 15 का,
17 का 289, 8 का 5 का 19 का 5 में देखो आवाज फुल आई थी और 19 में आवाज धीमे हो गई। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी आपकी आवाज कम होती जाती है। इसलिए 31 तक सबको याद होने चाहिए। जितना 5 के स्क्वायर में सोचना नहीं पड़ा 25, ठीक है, उसी तरह से 29 में भी डायरेक्ट आना चाहिए 841, ठीक है। तो ये सब याद होने चाहिए। याद कर लोगे? लिखो फटाफट 31 तक, खुद ही लिखना है। हाँ, हाथों हाथ लिखो पहले। नहीं आता कोई बात नहीं। जैसे मान लो 17 का स्क्वायर मुझे नहीं पता है, तो ऐसे यहाँ 17 लिखना, 1 17 ऐसे लिखना और ऐसे गुणा कर देना, पता चल जाएगा। 7 को 7 से करते ना 49, यहाँ 4 लगाना, 7 को 1 से 4 और ये 11, फिर एक गुणा लगाना, 1 को इससे करना 7 और ये कितना हुआ 7 और ये 1, वापस बताओ ये 9, ये 8, ये 2, बताओ 17 का कितना होता है 289। ऐसे गुणा कर करके लिखना है। फटाफट लिख दीजिए, 5 मिनट का टाइम है। कुछ मैं लिख देता हूं आपके लिए, जैसे 1 का मैं लिख देता हूं 1, 2 का लिख देता हूं 4, 3 का लिख देता हूं 9, 4 का लिख लेता हूं 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। 10 तो मैंने लिख दिए हैं, कुछ एक अब आप खुद ही लिख देना 11 से लेके। फटाफट लिखते जाइए। नहीं याद है तो गुणा करके लिखना है। कहां पर गलत लिख दिया मैंने? ये यहां पर सभी मल्टीपल करके लिखना है। मोबाइल से कोई कैलकुलेशन मत करना, ताकि आपको वापस गुणा करना सीख जाओगे आप। भाई मैं इसीलिए कह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जो जंग लगी हुई है ना, वो थोड़ी सी अपन साफ करते हैं। तो स्क्वायर क्यूब से थोड़ी जंग साफ हो जाएगी, ताकि आपको पता लगेगा अच्छा अपन गुणा करना ऐसा करते थे। गिनती नहीं लिखनी है, पहले गिनती लिख रहे हैं 31 तक, फिर सामने बराबर लगा के रखा हुआ है। थर्टी 31 तक सभी को याद होने चाहिए। सर इसलिए याद होने चाहिए क्योंकि जब अपन क्षेत्रमिति पढ़ेंगे ना 2D और 3D वाला, उसमें ये काम ज्यादा आएंगे। लिख दिए? किस किसने लिख दिए हैं? लिखे जल्दी से, बैठना नहीं है, लिखना है। मल्टीपल कर करके लिखे, नहीं पता है मैं क्यों कह रहा हूं, उसका कारण है, आप एक बार करते जाइए। मुझे भी पता है किताबों में लिखे हुए हैं, नेट पे लिखे हुए हैं, सब लिखे हुए हैं, वहां से भी देख लेते, ठीक है। परंतु यहां खुद एक बार गुणा करोगे ना तो दिमाग चलना शुरू होगा, क्योंकि अपने कोर्स में ही जोड़ना घटाना गुणा करना भाग। मोबाइल से जो गुणा नहीं करना है, मोबाइल से कैलकुलेशन नहीं करनी है। कुछ जने मोबाइल से ही गुणा करके लिख रहे हैं। अरे पीछे आप कर रहे हो मोबाइल से ही, मैं कह रहा हूं उसके बाद में किए जा रहे हो।
चेक कर लेना कोई गलत ना लिख देना। ठीक है, 31 तक स्क्वायर किस किस को याद है कि सर 31 तक स्क्वायर हमें याद है? चलो 5-6 जने हैं। 25 तक सर याद है कि 25 तक हमें याद है? 25 तक 5-6 जने वो भी है जिनको 25 तक, 20 तक याद है सर? 20 तक तो याद है, चलो 20 तक भी भाजना। 15 तक, ऐसे जिनको 15 तक याद है। 10 तक, 10 तक सबको याद है? 10 तक तो याद है ना? 5 तक, 5 तक क्यों याद किए? कहाँ जरूरत थी याद करने की? गुणा करने से काम हो रहा है तो फिर मैं ऐसे ही लिखवा रहा हूँ ना। आपसे ही पूछेंगे बीच बीच में। 31 तक सभी को स्क्वायर याद होने चाहिए, बहुत जगह काम आएंगे, याद होंगे, समय बच जाएगा, प्रश्न को देखते ही क्लिक हो जाएगा दिमाग में, अच्छा ये इस नंबर से कटेगा। ठीक है, अभी अपन अभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे। प्रश्न ऐसे आएगा, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, आपसे पूछ रहा हूं, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 729 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बताओ उस वर्ग का विकर्ण कितना होगा? तो पहले तो अब 729 क्या है? स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग भुजा स्क्वायर। इसका मतलब भुजा स्क्वायर बराबर कितना है? 729। तो बताओ 729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का। इसका मतलब भुजा कितनी आएगी? 27। बस भुजा 27 आ गई। अब मान लो मैंने पूछा विकर्ण, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा, तो 27 इंटू √2 आंसर हो जाएगा, इसलिए याद करना पड़ेगा। ठीक है, यदि याद नहीं होगा तो अपना काम बैठेगा नहीं। ठीक है, लिख दिया आप सभी ने ये? कल सभी को याद होने चाहिए 31 तक, मैं किसी भी स्टूडेंट को पूछ सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा काम, सर ये याद कर लेंगे। दूसरा काम, सभी को क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, क्यूब 21 तक याद होने चाहिए। क्यूब का मतलब होता है गुणा करना, कितनी बार? 3 बार। जैसे 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए? 8। 3 का, 4 का, 21 तक लिख दीजिए फटाफट। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। 11 से आप लोग लिखेंगे, 11 का स्क्वायर तो 121 था ना, 121 को और 11 से गुणा करके लिख दो, 1331 जो भी है लिखें आप सभी। मल्टीपल करके लिखें, अपने कोर्स में लिखा है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, तो मैं गुणा करवा रहा हूं आपको।
21 तक लिखिएगा। लिख दिया आप सभी ने? ग्यारह का 13-31 होता है, 12 का 17-28, ठीक है, 13 का 21-97, 14 का 27-44, 15 का 33-75, ठीक है, 16 का 4096, 17 का 49-13, 18 का 58-32, ठीक है, 19 का 6859, 20 का 8000 और 21 का 9261, 9261। लिखा ये सभी ने? ठीक है, तो ये क्यूब भी अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, याद कर लोगे? ठीक है, देखो याद किया होगा तो काम आएगा। ठीक है, प्रश्न आएगा एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, ठीक है, 4913 घन सेंटीमीटर है। एक घन का आयतन 4913 घन सेंटीमीटर है, तो बताओ इस घन की भुजा कितनी होगी? 17। सीधा सा प्रश्न पढ़ते ही डायरेक्ट आंसर दे देंगे 17। जिसको याद होगा वो देगा, जिसको नहीं याद होगा तो वो सोचेगा। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर दूसरा ऐसे प्रश्न आ गया, किसी घन की भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसका आयतन कितना होगा? तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो 13 का क्यूब कितना होता है? आंसर 2197। ठीक है, सीधा सा डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये याद होने चाहिए। मैंने 21 तक ही कहा, इसमें मैंने 31 तक क्यों नहीं कहा? ठीक है, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है 31 तक, मुझे भी 21 तक ही याद है, तो इसलिए मैंने कहा ही नहीं। ठीक है, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कहूँगा, ठीक है, जो मैं नहीं कर सकता हूँ फिर मैं कहूँगा ऐसे कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, कुछ नहीं। ठीक है भाई, 21 तक ही मुझे याद है और इतने ही काम आते हैं एग्जाम में। ठीक है, मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे तो कहीं ऐसे लगे नहीं कि ये क्यूब नहीं याद होते तो क्वेश्चन नहीं करवाते। हाँ, 21 तक याद होने से कई प्रश्न में आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 21 तक ही कहा। ठीक है, 21 तक सबको याद होने चाहिए क्यूब, और याद करने से होंगे। ठीक है, आज आप घर जाके एक बार इसको स्क्वायर 31 तक वापस बिना देखे लिखने की सोचोगे, फिर उसको नहीं याद है तो देख के एक बार याद करोगे, हाँ 17 का 289 होता है, 17 का 289 होता है। 10 बार ऐसे पढ़ोगे तो दिमाग में क्लिक होगा और उसको वापस लिखोगे ना तो याद होगा। ठीक है, कल यहाँ मैं पूछूंगा तो हो सकता है घर पे याद हो, लेकिन मेरे पूछने से एकदम आप नहीं भी बता पाओगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, घर पे याद थे तो कोई बात नहीं सर, स्किप हो गया दिमाग में, लेकिन वापस थोड़ा सा देखोगे, हाँ इस तरह पता था। ऐसे यदि एक सप्ताह तक कंटिन्यू, यदि आप एक वीक तक इसको वापस 5-10 मिनट तक रोज के पढ़ते हो ना, तो ये आपके परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे, फिर आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। हो सकता है आज याद करोगे, कल आपको याद भी रहेगा, वापस नहीं देखोगे ना, 5 दिन बाद वापस 0 हो जाएंगे ये। ठीक है, मुझे ये क्यों याद है? क्योंकि मैं क्लास के अंदर कई बार लिखवाता हूं, कोई भी बैच शुरू करता हूं उसमें सबसे पहले दिन यही लिखवाता हूं, इसलिए मुझे अब याद हो गए। बार बार रिपीटेशन से याद होगा, कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है। बार बार यदि आप इसको याद करोगे ना तो 100% याद हो जाएगा। कर लोगे भाई? आप सबको अपने मोबाइल नंबर याद है कि नहीं है? क्यों याद है? क्योंकि अपन उसका बार बार प्रयोग करते हैं ना भाई। ठीक है, कहीं पर भी कोई ऐप डाउनलोड किया, नंबर डाल दिए, ठीक है, कोई फॉर्म भरा, नंबर डाल दिए, इसलिए अपन उसको बार बार याद कर। और जिस फॉर्मेट में हमने याद कर रखा है, किसी ने हिंदी में याद कर रखा, किसी ने इंग्लिश में याद कर रखा, किसी ने 2-2 अक्षर लेटर से डिजिट से याद कर रखा है, तो उस फॉर्मेट में उसको याद है। ठीक है, कुछ नंबर तो अपन सेव भी नहीं करते फिर भी याद रखते ही नहीं रखते हैं, उसका भी अपन बार बार प्रयोग करते रहते हैं।
ठीक है, तो इसलिए वो अपने को याद हो जाते हैं। तो सेम वही है, यदि इसका आप बार बार प्रयोग करोगे ना तो ये परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा। एक वीक तक मेरे कहने से 5-10 मिनट रोज के पढ़ लेना, फिर और इतना काम आएगा, मैं बताऊंगा आगे जितने टॉपिक पढ़े ना सब जगह काम आएगा ये। तो यदि याद होगा तो अपन बहुत आसानी से कर लोगे। रोज के 5-10 मिनट पढ़ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुबह उठते ही भूखे पेट एक बार, और एक बार खाना खाने के बाद में रात को सोने से पहले 2 बार इसका डोज ले लेना, याद हो जाए। इसमें कोई परहेज वरेज रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं स्क्वायर याद करे तो क्यूब याद हो सकता है नहीं हो सकता, कर सकते हैं। ऐसा नहीं, स्क्वायर के साथ क्यूब भी आप ले सकते हैं, ठीक है, ठंडे पानी गर्म पानी जो भी लेना है। उसके बाद में तीसरा काम क्या करना है सर? तीसरा काम करना है पहाड़े याद होने चाहिए। 20 तक, ठीक है, सभी को 20 तक पहाड़े भी याद होने चाहिए। किस किस को याद है 20 तक पहाड़े? 5-6 जनों को याद है। याद है 20 तक पहाड़े? बताओ 17 × 7 कितने होते हैं? हाँ, अब याद खड़ा किया ना आपने। 17 × 7 100, बढ़िया। और किसको याद है? याद है? बताओ 19 × 7 कितने होते हैं? 19 × 9। कैसा, इतनी देर तो सोचा था 19 × 7, अब आपने चेंज कर दिया। तो ऐसे याद होने चाहिए, ऐसे नहीं हाँ सर 19 तक 20 तक लिख देंगे हम, लिखना सबको आता ही है, ठीक है। लिखो फटाफट 11 से 10 तक तो याद है? हाँ, तो 11 से लिखोगे, 11 फिर 22 फिर 33, लिखें, जल्दी से लिख दीजिए। पहाड़े लिखेंगे आप 11 से लेके 20 तक फटाफट। याद है? तो लिखो। इलेवन से 20 तक सभी फटाफट लिख दीजिएगा पहाड़े। लिखो तुम जल्दी से, देख देख के नहीं लिखना भाई। ये लिख रहे हैं आधा, इसको कह रहा है तू लिख 11 तक, 11 से 15 तक, मैं लिखूं 16 से। एक कमेंट आया सर मुझे गणित कम आती है क्या करूं? पहाड़े याद करो भाई पहले, ये तीनों चीजें याद हैं तो फिर मेरी गारंटी है गणित सिखाने की। तुम्हें जैसा कह रहे हैं वैसे चलते जाओगे तो गणित बहुत आसान है, वरना बहुत डिफिकल्ट है। ये 3 चीजें स्क्वायर क्यूब और पहाड़े, ये सबसे पहला काम यही है।
लिख दिया सबने? किस किस ने लिख दिए हैं? चले, बाकी वाले लिख देना, या मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, लिख दोगे आप सभी? ठीक है, तो सभी को देखो, अभी मैंने जो बेसिक चीज़ बताई है, एक तो स्क्वायर, एक क्यूब और एक पहाड़े, ये याद करना। ठीक है, जैसे आज स्क्वायर याद कर लेते हो, कल क्यूब याद करो, एक दिन पहाड़े याद करो। ऐसे आप यदि सप्ताह भर इसको बार बार रिपीट करोगे ना, दिन में 5-10 मिनट कभी भी, ठीक है, तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? बार बार याद करना। ठीक है, स्क्वायर का फोटो खींच लेना, मोबाइल में रहे ताकि याद रहे। ठीक है, उसको आप अपना व्हाट्सएप डीपी बना देना, कभी स्टेटस लगा देना। ठीक है, तो अपना आप स्क्वायर क्यूब याद हो जाएगा, सामने वाले को भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब पहाड़े याद कर लोगे? चलिए, अब अपना पहला जो चैप्टर दे रखा है संख्याएं, उसको स्टार्ट करते हैं अपन। संख्या में अपने जो लाइन लिखी हुई है ना, उसमें लिखा अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य गुणनखंड, ये सब दशमलव संख्या, ये सब लिखा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लिखेंगे आप सभी संख्याएं। ठीक है, हेडिंग क्या लिखेंगे? संख्याएं। ठीक है, संख्याएं, नंबर्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो अभी इधर देखिए, हेडिंग लिख दिया सबने? अब देखो इधर एक बार, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है, कुछ भी नहीं लिखना। सब बातें लिखवाऊंगा मैं, जितना भी बोर्ड पे लिखवाया जाएगा आपके रजिस्टर में लिखवाया जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन जिस समय मैं समझाऊं तब एक बार समझने की कोशिश करिएगा, और जब मैं कहूँ साथ साथ लिखें तो उस समय लिखते रहिएगा। अभी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, हमारे कोर्स में 4-5 नंबर्स लिखे हुए हैं, मैं सभी नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी आपको कुछ नहीं लिखना। अपने मैथ्स के अंदर जितनी भी संख्या है ना, दो ही प्रकार की है। ठीक है, या तो ये वास्तविक संख्या है, ठीक है, या फिर ये काल्पनिक है, अवास्तविक जिसे बोलते हैं। या तो ये वास्तविक है या फिर ये क्या है? काल्पनिक है, रियल या फिर इमेजिनरी है। ठीक है, या तो रियल है या इमेजिनरी है। हम सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। हमारे कोर्स में काल्पनिक संख्याएं नहीं है। फिर भी क्या होता है उसके बारे में अपन लिख देंगे। एक बार यहां देखते हैं, ठीक है, कि ये जो वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर, ठीक है, जो भी रियल नंबर, हम जितने भी नंबर्स लिखे थे अभी, पहाड़े लिखे या स्क्वायर लिखे या क्यूब, वो सब की सब वास्तविक संख्या थी। अब इस वास्तविक संख्याओं के अंदर मैंने दो भाग किए हैं। इस वास्तविक नंबर के भी मैंने दो भाग किए। एक का नाम दिया मैंने पूर्णांक, ठीक है, एक का नाम क्या दे दिया मैंने? पूर्णांक। और एक का नाम दिया मैंने दशमलव। ठीक है, ये भी अपने कोर्स में लिखा हुआ है, दशमलव संख्याएं। तो ये दूसरा हो गया दशमलव। देखो नाम से, एक तो वास्तविक के दो भाग किए, एक का नाम क्या लिखा? पूर्णांक, और दूसरे का दशमलव। नाम से क्लियर हो रहा है, पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक। ठीक है, पूर्ण अंक मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए। जैसे 5 क्या है? पूर्णांक है। -5 भी क्या है? पूर्णांक है। 0 क्या है? पूर्णांक है। 10/5, बताओ 10 में 5 का भाग देने पर 2 आया, 2 भी क्या है? पूर्णांक है। लेकिन मैंने लिखा 10/3। ठीक है, 10 में 3 का भाग पूरा जाएगा क्या? नहीं आएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 10 में 3 का भाग 3 बार, फिर पीछे 1 बच जाएगा, वापस 10 में 3 बार, फिर 3 बार, यानी 3.3333 चलता जाएगा। क्या ये पूरा अंक है क्या? नहीं है। तो वो कौन सी संख्या हो गई? दशमलव।
सर जो पूरा पूरा नंबर है वो तो है पूरा पूर्णांक, और जो पॉइंटों में है वो क्या हो गया 10, 0.25 पूर्णांक, ठीक है, 0.3 पूर्णांक, 0.077777 चलता ही जा रहा है, वो भी क्या है दशमलव, ठीक है। बाकी -5 क्या है पूर्णांक, ठीक है, 10 क्या है पूर्णांक, 7 क्या है पूर्णांक, तो जो पूरे पूरे नंबर है वो तो क्या है पूर्णांक, और पॉइंटों में वो क्या है। अब ये जो मैंने पूर्णांक लिखा है ना, इस पूर्णांक के मैंने क्या किए 8 भाग कर दिए। इस पूर्णांक के भी कितने भाग किए 8। सबसे पहले मैंने लिखा प्राकृत, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है प्राकृत, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है। उसके बाद में लिखा मैंने पूर्ण संख्या है होल नंबर, फिर सम इवन, फिर विषम ऑड, ठीक है, फिर अभाज्य प्राइम, ठीक है, फिर संयुक्त जिसे भाज्य भी बोलते हैं आप संयुक्त, ठीक है, उसके बाद में सह अभाज्य, उसके बाद क्या लिख दिया सह अभाज्य को प्राइम, और लास्ट में लिख दिया संपूर्ण, क्या लिख दिया लास्ट में संपूर्ण परफेक्ट, ठीक है। बाद में लिख देना, सब लिखवा दूंगा मैं एक बार। यहां पर ये जो दशमलव संख्या है ना, इसके मैंने 2 भाग किए, दशमलव के 2 भाग किए। एक का नाम लिखा मैंने शांत दशमलव टर्मिनेट डेसिमल, शांत दशमलव, और दूसरे का भाग मैंने लिखा अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेट, अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेट। अब ये जो अशांत दशमलव है ना, इसके फिर से 2 भाग किए हैं, इस अशांत दशमलव के फिर से 2 भाग किए। एक का नाम लिखा मैंने अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव, और दूसरे का लिखा मैंने अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये एक बार ब्लॉक डायग्राम पूरा बना लो आप, जैसा मैंने बनाया ना वैसे के वैसे, बाकी सब के बारे में अपन लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले हैं कोई, इंग्लिश मीडियम वाले कोई नहीं है, चलो लिख दीजिए संख्याएं नंबर्स, सर रीट होगा या थर्ड ग्रेड, क्या होगा इमेजनरी, ठीक है, काल्पनिक को इमेजनरी। जैसे मैंने बनाया एक बार बना दीजिएगा। जो नंबर्स हैं उसके 2 भाग किए, रियल और इमेजनरी। अब ये जो रियल है ना, इसके 2 भाग किए हमने, एक का नाम लिखा इंटीजर, ठीक है, एक का नाम क्या लिखा है हमने इंटीजर, और दूसरा दशमलव डेसिमल, इंटीजर और डेसिमल। अब ये जो इंटीजर लिखा है ना पूर्णांक, इसके मैंने 8 भाग लिखे हैं। पहला लिखा है नेचुरल, दूसरा होल, तीसरा इवन, चौथा ऑड, पांचवा प्राइम, फिर कंपोजिट, ठीक है, को प्राइम, फिर परफेक्ट। अब ये जो दशमलव संख्या लिखा है, ठीक है, दशमलव, उसके 2 भाग किए हमने। एक का नाम लिखा टर्मिनेट, टर्मिनेट डेसिमल, और एक का किया था नॉन टर्मिनेट डेसिमल। ये अशांत आवर्ती को बोलते हैं नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल। क्या लिखा अभाज्य संख्या लिखा ना, प्राइम संयुक्त लिखा ना, भाज्य क्या पूछ रहे हो, कहीं है ही नहीं, संयुक्त लिखा। एक बार लिखो, ये जो भी बोर्ड पे लिखा सब समझ में आ जाएगा।
नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये लिखा नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बना दिया ये। लिख दिया ये। कौन कौन लिख रहे हैं? लिख दिया। चलिए इधर देखिएगा, अब जितने भी मैंने बोर्ड पे शब्द लिखे हैं उन सब के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चंस में कि सर वास्तविक संख्या और काल्पनिक, सर काल्पनिक क्या होता है, ठीक है, वो भी बता दें। जैसे पिछली बार थर्ड ग्रेड लेवल 2 के अंदर पहला प्रश्न यही था। ठीक है, तो स्टूडेंट को ये ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ था और मैंने काल्पनिक की परिभाषा लिखाई, वहीं से पहला प्रश्न आ गया। ठीक है, बैच जब भी शुरू किया था उसमें पहला ही यही लाइन लिखा था मैं, और वहीं से ही प्रश्न जैसे थर्ड ग्रेड में क्या आया था उस क्वेश्चन को एज इट इज में लिख पाऊंगा। अभी सर काल्पनिक संख्या होती क्या है, ठीक है, तो लिखें आप वापस काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर लिखो। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। लिखें ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या कहलाती है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। क्या होता है इधर देखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन जो थर्ड ग्रेड साइंस में जो क्वेश्चन आया था उसमें यही था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, पूछा इनमें से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है। इसका मतलब किसका पूछ रहा है? काल्पनिक। तो वास्तविक 2 ही संख्या है, तो वास्तविक या फिर काल्पनिक, या वास्तविक या अवास्तविक भी लिख लेता है वो। ठीक है, या वास्तविक नहीं है, एक ही बात है। तो सर क्या होता है, मैंने लिखा है काल्पनिक संख्या का मतलब ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। देखो वर्गमूल ये रूट का साइन होता है, ये वर्गमूल होता है। ठीक है, ठीक है, ये वर्गमूल होता है। अब क्या लिखा है? ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। जैसे -4 है ना, ये क्या हो गई? काल्पनिक संख्या। लिखना नहीं है, समझना इसको। ठीक है, देखो एक तो मैं ऐसे लिख रहा हूं 64, बताओ 64 किसका मान होता है? 8 का, तो इसका आंसर कितना आएगा? 8। लेकिन एक ऐसे लिखा है -64। ठीक है, तो ये तो वास्तविक संख्या है, लेकिन ये क्या है? अवास्तविक संख्या है, काल्पनिक। लिखा है ना ऊपर, क्या लिखा है? ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ये नेगेटिव नंबर है ना, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है?
काल्पनिक। तो सर इसका आंसर क्या होगा? पहले बताओ 64 कितना होता है? 8। लेकिन ये जो रूट के अंदर माइनस है इसको बोलते हैं अपन आयोटा। तो इसका देखो, इसका आंसर तो 8 है और इसका आंसर कितना है? 8 आयोटा। वापस बता रहा हूं, इधर देखो लिखना बाद में। मैं ये कह रहा हूं रूट के अंदर माइनस का 225। पहले तो ये बताओ 225 किसका मान होता है? 15 का। तो यहां लिख देते हैं 15। लेकिन ये माइनस का मतलब क्या होता है? आयोटा। माइनस का मतलब क्या होता है? आयोटा। लिखवा दूंगा अभी, ठीक है। जैसे सर यहां पर ये लिखा, ठीक है, और यहां लिख दिया माइनस के 15, ठीक है, माइनस के 15, ठीक है, माइनस के 15 लिखा। अब मुझे बताओ, पहले तो 15 का वर्गमूल, 15 किसका वर्ग था? किसी का है क्या? एग्जैक्ट नहीं है सर, एग्जैक्ट नहीं पता, नहीं पता छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख देंगे, रूट वापस 15, रूट 15। लेकिन सर माइनस का मान कितना था? आयोटा। तो आंसर क्या होगा? रूट 15 आयोटा। इसका मतलब रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या लिखी है तो वो क्या होगी? काल्पनिक। अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पर ये मैंने कोई भी नंबर लिखा, मैंने ऐसे लिख दिया -15, क्या ये वास्तविक है या काल्पनिक? वास्तविक है। रूट होगा तो फिर ये क्या बनेगा? काल्पनिक। तो यहां पर अपने को ये ध्यान रखना है कि सर रूट के अंदर में माइनस में संख्या होती है तो सबसे पहले तो यहां -1 ही लिखते हैं। अभी हमें पता ही था -1। बताओ -1 का मान कितना था? आयोटा। इसको हम पढ़ते हैं आयोटा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन? आयोटा। आई का मतलब इमेजनरी, आई का मतलब क्या है? इमेजनरी, और इसको प्यार से अपन आयोटा बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां से अपन ये हो गया आयोटा। जिस प्रकार से मैंने अभी कहा रूट माइनस का 100 है, तो बताओ 100 का मान कितना था? 10। तो आंसर 10 आयोटा। ऐसे लिख दिया रूट के अंदर माइनस का, ठीक है, माइनस का 221, ठीक है। 221 किसी का होता है क्या? 121 होता है। ये लिख, बताओ 121 11 आयोटा, ठीक है। रूट के अंदर लिख दिया कोई भी संख्या, माइनस का 17, बताओ 17 किसी का होता है? नहीं। तो क्या लिखूं? रूट 17 आयोटा लिख दीजिए इसे। लिखे क्वेश्चन, ये लिख दिया सबने? क्वेश्चन क्या था? देखो मेरे पास पेपर डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। ये 3rd ग्रेड लेवल 2 साइंस, ठीक है, 25 फरवरी 2023। लिखो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी, जैसे पेपर में था मैं एज इट इज वही विद ऑप्शंस के साथ लिख रहा हूं, आप बताइएगा आंसर। निम्न में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है? निम्न में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है? निम्न में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है? ठीक है, लिख दीजिए ऑप्शन। कोई बोलेगा नहीं, सभी सोचेंगे, ठीक है। 1 मिनट का टाइम सबके लिए है। पहला ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन में लिखा है पाई, एक बार लिख दीजिए। दूसरा ऑप्शन लिखा है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन लिखा है -1/√2। तीसरा ऑप्शन लिखा है -1/3 और चौथा ऑप्शन, बोलना नहीं है सभी, रूट के अंदर -4। प्रश्न क्या पढ़ा है समझना, ठीक है। निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है, यही पूछा ना। निम्न में से 4 ऑप्शंस जो पेपर में एजरीज, जो पेपर में 25 फरवरी जो भी था, 23 या 25 फरवरी 23 को या था 25 को, पिछली बार 3rd ग्रेड। तो निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है? किस किसने कर दिया है? मोस्टली सबका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन? 4 नंबर ऑप्शन। सर पाई, आपने तो सर ये बताया, मुझे पाई के बारे में पता नहीं पाई क्या होता है। आपने मुझे इतना बताया कि काल्पनिक संख्या ये होती है,
इसका मतलब पाई क्या है? वास्तविक। 22/7 एक वास्तविक संख्या होती है। सर ये माइनस है लेकिन रूट थोड़ी है, ये तो एक वास्तविक संख्या है। ये भी रूट के अंदर है लेकिन ये माइनस बाहर है, तो ये भी सर वास्तविक संख्या है। सर रूट के अंदर माइनस संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक। तो अपना आंसर क्या था? चौथा। कर लोगे? तो थर्ड ग्रेड में पिछली बार क्लास में मैंने ये इतना लिखवाया था और ऐसे एग्जाम्पल बता के आया था पेपर में। ये क्वेश्चन पहला ही उनके ही क्वेश्चन था, जिसमें पढ़ के गया उसके लिए बहुत आसान था, अब जिसके नहीं पढ़ के गया उसको समझ में नहीं आएगा। मैंने ये लिखा है रूट के अंदर माइनस होना चाहिए, रूट भले ही लगाओ लेकिन बाहर माइनस है, कोई फर्क नहीं है। तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया सर वास्तविक और काल्पनिक। अब आपने वास्तविक के कितने भाग किए थे? 8। पहला भाग क्या था? तो सबसे पहले अपन लिखेंगे वापस, वास्तविक के 2 भाग किए थे ना, 2 वास्तविक के। कौन से? पूर्णांक। तो लिखो आप पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। सर इंटीजर नंबर क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए। अब वो चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे जीरो हो, सब के सब क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। तो आप इसमें ऐसे लिख दीजिए ना सर, ऋणात्मक लिख दीजिए, ऋणात्मक हो चाहे जीरो हो, तथा धनात्मक संख्याएं, तथा धनात्मक संख्याएं, नेगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, सब के सब क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर माइनस का 3 भी पूरा पूर्णांक है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते करते मान लो अनंत तक चलता जाए, इन्फिनिटी तक। और मान लो बैक में भी पीछे चलते जाए और माइनस अनंत तक। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है इसको मैं आई से ही डिनोट कर लेता हूं। ठीक है, इंटीजर नंबर। ठीक है, मतलब सभी संख्या हो गई एक तरह से बिना पॉइंट वाली। ठीक है, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ठीक है, जितने भी आप माइनस में गिन सकते हैं वो, जितने भी आप प्लस में गिन सकते हो, सब के सब क्या है? पूर्णांक। लेकिन 3.5 पूर्णांक होगा क्या? नहीं। 2.7 पूर्णांक नहीं होगा, वो किस में चला जाएगा? दशमलव में। ठीक है, तो ये पूर्णांक हो गई। अच्छा, पूर्णांक के कितने भाग थे? 8। सबसे पहला लिखिए, अब 8 भाग के बारे में लिखते हैं। एक नंबर बना के लिखेंगे प्राकृत संख्याएं। एक नंबर बना के लिखेंगे प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो लिख दीजिए जो 1 से प्रारंभ हो, जो 1 से प्रारंभ हो। ठीक है, इसको n से ही डिनोट कर लेता हूं, 1 2 3 4, अब तो ये अनंत तक चली जाए। दो नंबर क्या था? पूर्ण संख्याएं। 2 नंबर क्या था? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? तो लिख दो जो 0 से प्रारंभ हो, जो 0 से स्टार्ट हो, जो 0 से प्रारंभ हो। ठीक है, इसको मैं W से ही डिनोट कर लेता हूं, 0 1 2 3 4, ऐसे अनंत तक चलता जाए। नेक्स्ट लिखेंगे, हटा दूं? तीन नंबर लिखें, हटा दें इसे? सम संख्या। अरे जहां समझने वाले क्वेश्चन होंगे अपन टाइम लगाएंगे। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन बनते भी नहीं है तो मैं क्या लिखवाऊं?
इवन नंबर, इसलिए बस लिखते जाइएगा। सम संख्या मतलब ऐसी प्राकृत संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें, ऐसी प्राकृत संख्या जिनमें 2 का भाग जाए, ऐसी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जिनमें 2 का भाग जाए, जैसे 2, 4, 6 वगैरह ये सब आ जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऑड नंबर, ऐसी प्राकृत संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाए, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। पांच नंबर लिखें। ठीक है, चारों नंबर में कोई दिक्कत ही नहीं है, नाम से बोलो सर। माइनस, हाँ, आप मुझे बताओ परिभाषा क्या लिखी? परिभाषा क्या लिखी मैंने? ऐसी प्राकृत संख्या जिनमें 2 का भाग जाए, तब तो वो सम है। मुझे बताओ प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, तो -2 क्या है? नहीं आएगा। ठीक है। सम विषम में कुछ जनों का ये भी रहता है कि सर 0 क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन कभी आए हुए नहीं है। ठीक है, ना किसी किताब में दे रखे हैं। अब कोई गाइड में दे दे तो बात अलग है। ठीक है, कोई बाकी ये 0, अब कुछ जने कहते हैं 0 सम है। ठीक है, कुछ जने कह रहे हैं 0 ना तो सम है ना विषम है। अब पहली बात तो इसकी परिभाषा तो देखें, तो 0 ना तो सम है ना विषम है। मैंने क्या लिखा है बताओ? ऐसी प्राकृत संख्या जिनमें 2 का भाग जाए। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। क्या 1 से स्टार्ट होगी तो 0 आएगा उसमें? 0 तो इधर चला जाएगा, तो अपन इधर वाली संख्याओं के बारे में बात करेंगे। वैसे ऐसे कभी पेपर में आते नहीं कि बताओ -2 क्या है, सम है विषम है, ऐसे आते भी नहीं। पहली बात तो ऑथेंटिक जो परिभाषा है वो यही है कि प्राकृत संख्याएं एक मतलब जो 1 से स्टार्ट होती है ना उसमें। ठीक है, इसलिए कुछ किताबों में कुछ लोकल जो गाइड हैं उसमें लिख देता है कि 0 सम संख्या है। ठीक है, हालांकि ये पेपर में आज तक मैंने किसी पेपर में नहीं देखा कि ऐसा प्रश्न पूछा कि बताओ 0 क्या है या नहीं। ठीक है, कुछ ने 0 को सम संख्या बनाने के लिए सिद्ध भी करते हैं। ठीक है, वो इसे सिद्ध करते हैं कि भाई 2 सम संख्या है और 2 भी क्या है? सम संख्या। दोनों को जोड़ा क्या आया? 4। 4 भी क्या है? सम संख्या। इसका मतलब 0 भी सम मानते हैं, उसको भी 0 सम, 0 + 0 0, ये भी सम संख्या है। ऐसे सिद्ध भी कर लेते हैं। तो पहली बात तो पेपर में ऐसा कोई प्रश्न आता भी नहीं है। ठीक है, वैसे प्राकृत संख्या से स्टार्ट जो होती है तो सम और विषम दोनों प्राकृत से ही स्टार्ट होती है, इसलिए माइनस वाली संख्या है या 0 वाली संख्या है उसको हम सम विषम में गिनते ही नहीं है। ठीक है, आप ही बता दो, एक आप ही बताओ, एक सम है या विषम? विषम तो सही है। एक के अंदर 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो मैंने यही तो लिखवाया जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। 5 नंबर लिखिएगा। क्या था 5 नंबर? तो लिखो अभाज्य या फिर रूढ़ संख्या। अभाज्य या फिर रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर। नाम से ही क्लियर हो रहा। अभाज्य मतलब अभाज्य, किसी का भाग नहीं जाए। किसका जाना चाहिए फिर? एक का तो जाएगा ही, और खुद का। ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि सर ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाए वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1 इन इटसेल्फ। लिख दीजिए ऐसी प्राकृत, ऐसे लिखो, प्राकृत संख्या लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो ऐसे लिख दो, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिनमें, ऐसी संख्या जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा, ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का
भाग नहीं जाए। ऐसी संख्या जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। अपने कोर्स में है ये तो। अभाज्य संख्या कहलाती है। या बना के एक परिभाषा और लिख देना, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ओनली टू फैक्टर। ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल कितने हैं? दो है। ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल कितने? दो फैक्टर होते हैं। लिख दिया आप सभी ने? ठीक है। तो अभाज्य संख्या का मतलब है कि सर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जाए तो किसका? एक का और खुद का। तो इसका मतलब एक और खुद, उसके कितने फैक्टर हुए? दो। गुणनखंड का मतलब होता है उसमें किस किस का भाग जाता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा 5, ठीक है। बताओ 5 में किसका भाग जाता है? सबसे पहले एक का। फिर तो बताओ इस 5 के कितने फैक्टर हैं? तो ऐसी संख्या जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। मैंने यहां लिखा 6। बताओ 6 में किसका भाग जाता है? एक का। सबसे पहले एक का भी तो जाता है, फिर दो का, फिर तीन का, फिर 6 का। बताओ कितने फैक्टर हैं? तो क्या ये अभाज्य संख्या होगी? केवल और केवल दो फैक्टर होने चाहिए, तभी वह अभाज्य संख्या होगी। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? 1 से 100 तक अभाज्य संख्या जो है ना उसको लिखेंगे। लिखो आप सभी रफ में, मैं नहीं लिखवाऊंगा, आपको खुद को लिखना है। अभाज्य संख्या परिभाषा आपको पता है, ठीक है, कि अभाज्य संख्या कहते किसके हैं वो आपको पता है। तो 1 से 100 तक कौन कौन सी लिखो, लिखना है खुद को। रफ में लिख दीजिए, बाद में मैं लिखवाऊंगा, तब चेक कर लेना कि आपने सही लिखे गलत लिखे। लिख दोगे? हंड्रेड तक लिखने हैं कि कौन कौन से। एक बार जो भी आपके दिमाग में आए कि हाँ सर ये मुझे लगता है अभाज्य है, ये नहीं है, तो 100 तक कौन कौन सी हैं लिखें आप खुद। लिख दिए? किस किस ने लिख दिए?
लिख दिया? चलिए, किस किसने लिख दिए हैं? जो भी देखो आपको काम मतलब बोले कि ये करना है तो करें सॉल्व, बैठे नहीं रहे, ठीक है। मुझे लिखा नहीं तो मैं तो कभी लिखवा दूंगा, किताबों में सब लिखे हुए हैं, ठीक है। जो आपको काम कहा है कि भाई ये करें तो सॉल्व करा करें, इधर देखिए, बातें ना करें, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने पूछा कि भाई 1 से 100 तक कौन कौन सी मतलब अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ देखना, आपके जो रफ में लिखे ना चेक करना कि कहीं हमने गलती तो नहीं की। सबसे पहले हमने अभाज्य संख्या लिखा 1, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा? 1। सबने लिखा? किस किसने लिखा 1 अभाज्य संख्या? देखो ये जितने भी हाथ खड़े कर रहे हैं, 1 अभाज्य संख्या होती ही नहीं है, ठीक है। तो नोट बना के लिखेंगे अपने, नोट नंबर 1 लिखो, इसमें नोट नंबर 1 लिखो। 1 ना तो अभाज्य संख्या होती है, ना तो अभाज्य संख्या होती है, और नहीं संयुक्त संख्या, नहीं संयुक्त संख्या होती है। एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और न ही संयुक्त संख्या होती है। एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और न ही संयुक्त संख्या होती है, ठीक है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो कुछ जनों ने 1 को अभाज्य संख्या लिख दिया तो उनका काम तो खत्म हो गया, ठीक है। कुछ जनों ने लिखा था, तो ध्यान रखना, कोई बात नहीं, गलती हो गई, आगे अपन गलती नहीं करेंगे। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है सर? 1 में तो 1 कही जाता है। अरे भाई मैंने अभी परिभाषा लिखवाई, ऐसी संख्या जिसके कितने फैक्टर होने चाहिए। तो सर 1 में 2 संख्या कौन सी होती है जिसका भाग जाता है? 1 में तो 1 कही जाता है, जबकि जाना कितनी चाहिए था, इस वजह से ये नहीं है। तो सर ये फिर भाज्य होनी चाहिए? नहीं, भाज्य की परिभाषा ये लिखाऊंगा, जो संयुक्त है ना, संयुक्त ही भाज्य होता है। तो संयुक्त की परिभाषा हम ये लिखेंगे, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। तो 1 ना तो उसकी परिभाषा में आ रहा है भाई, अभाज्य संख्या के लिए 2 गुणनखंड चाहिए और भाज्य संख्या के लिए 2 से ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब दोनों की परिभाषा में नहीं आ रहा है, इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो अभाज्य संख्या होती है और न ही संयुक्त संख्या होती है। अरे बात समझ में आई? तो आगे ये गलती मत करना, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा आपने ये लिखा, चलो 1 नहीं लिखा फिर आपने, तो फिर कौन सा लिखा? 2, ठीक है। कुछ ने 2 लिखा ही नहीं था, कुछ ने 1 तो लिख दिया लेकिन 2 अभाज्य संख्या नहीं लिखी। किस किसने नहीं लिखा? हाथ खड़े करें। 2 अभाज्य संख्या नहीं है, ये किस किसने नहीं लिखा था? क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा आपने कि ये सम है इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, ऐसे ही दिमाग में आया था, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखना, 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, ठीक है। एक बार इसमें आपके जो सीटेट के पेपर में प्रश्न आया था, निम्न में से, सुनना, सीटेट के पेपर में ऐसा प्रश्न था, निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। प्रश्न ऐसे आया, 1 अभाज्य संख्या होती है, सही या गलत? वो 1 अभाज्य संख्या होती है, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, सही या गलत? गलत। सर 2 है ना सम, फिर भी क्या है? अभाज्य। सॉरी 2 क्या है? विषम, सॉरी 2 सम और है क्या? अभाज्य, ठीक है। तो ये भी हो गया। इस तरह से पूछ लेता है 1 से, ठीक है, 1 से 10 तक 5 अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। 1 से 10 तक 5 अभाज्य संख्याएं, सही या गलत? 2, 3, 5, 7। अब कुछ जनों ने 1 लिखा था तो उनकी सुविधा के लिए स्टेटमेंट सही है। भाई मैंने कहा 1 से 10 तक 5 अभाज्य संख्या होती है, तो जिन्होंने 1 को काउंट किया है उसके लिए कथन क्या है? सही है। तो ये थोड़ा से छोटे मोटे कथन जो आते हैं, इस टाइप से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो अपने को बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद रह जाएगा। तो आप इस बात को लिख ही देते हैं ना, याद तो क्या रखोगे, कल तुम भूल जाओगे, लिख ही दो। 2 एकमात्र
सम अभाज्य संख्या है। 2 is only one even prime number. तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या। लिख दिया। अब कुछ बैठे यहीं बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं कि एसी बंद कर दो सर, यहाँ बैठे बैठे ही भाई एसी बंद करवा देना ना। लिखिएगा नेक्स्ट। ये तीसरा देखो इधर क्या बात लिख रहे थे अपन। यहाँ पर सबसे पहले अभी अपने अभाज्य संख्या लिखी ना रफ में, अभी आप इधर देखिए, लिखना कुछ नहीं, एक बात समझना, लिखना बाद में। इधर देखो, बताओ एक नहीं है तो सबसे पहले कौन सी है, फिर 7, 7 के बाद बताओ 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, उसके बाद 23, 29, उसके बाद 31, फिर 37, फिर 39। 39 किस किसने लिखा है, हाथ खड़े करें। 39 वाले, 39 लिखा है। 39 नहीं होता है, ध्यान रखना। 39 लिखा था, लिखा ही नहीं। ठीक है, 39 अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, 13 का भाग जाता है, इसीलिए तो कहा था पहाड़े याद करना। अब जिसको 13 का पहाड़ा नहीं पता है ना, उसके लिए 39 भी क्या है, अभाज्य संख्या। वैसे देखिए 3 का नियम लगा लेते, 3 और 9 12, 3 का भाग जाता है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना 39 अभाज्य संख्या नहीं होती है। फिर 41 लिखा, फिर 43 लिखा, फिर 47 लिखा, फिर 49। 49 किस किसने लिखा, किसी ने नहीं लिखा ना। क्यों नहीं लिखा, 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, 7 का स्क्वायर। उसके बाद 50 तक हो गया, 50 के बाद लिखा 51, 51। 51 किस किसने लिखा, हाथ खड़े करें 51 वाले। ये देखो 1 और 2, 51 वाले जिन्होंने लिखा 51 एक अभाज्य संख्या है। तो ध्यान रखना 51, 17 इंटू 3 कितने होते हैं। अपने को 17 का पहाड़ा यदि पता होता ना तो 51 अभाज्य संख्या नहीं बताते, इसीलिए कहा था पहाड़े याद कर लो। 5 और 1 कितने होते हैं, 6 वैसे 3 से कट रहा है ना, तो ये 51 प्राइम नंबर नहीं होता है। उसके बाद 53 होता है। फिर मुझे पता है 51 वालों ने 57 को तो लिखा ही है। ठीक है, लिखा नहीं लिखा, ये देखो लिखा हुआ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। किस, ये देखो पीछे जगह कह रहे हैं हाँ सर हमने लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना आगे भविष्य में मत लिखना। अभी तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोले हाँ सर हमने लिखा है, जैसे हमने पता नहीं क्या कर दिया था। तो ध्यान रखना 57 अभाज्य संख्या नहीं होती है। 19 इंटू 3 57 होते हैं, इसलिए तो कहा था 19 का पहाड़ा याद रखना। ठीक है, तो यहां पर ये 57 नहीं होता है। फिर कौन सा होता है, 59, 61, 67, 71, 73, उसके बाद 79, फिर 80, 83, फिर 87। 87 किसने लिखा, 87 नहीं लिखा। क्या सर यहां तक तो पहुंचे नहीं, क्या लिखे हैं, क्या हमने तो नहीं लिखा। पहुंचे नहीं तो कहां से लिखोगे, वरना तुम लिख देते 89। उसके बाद 91, 91 किसने लिखा, 91 13 का भाग होता है, 97 होता है। तो देखो इधर लिखना बाद में आप लोग लिखिए, नोट 3 के अंदर लिखो 1 से 10 तक। 1 से 10 तक कितनी होती है, 4। ठीक है, उसके बाद 1 से लेके 20 तक पूछ ले कितनी होती है, 8। ठीक है भाई, 4 तो ये हो गई, 4 ये 8 हो गई। अब मैं पूछ लूँ कि बताओ 1 से लेके 30 तक। ठीक है, 8 और ये 2 10, कितनी होती है, 10। आपसे पूछ ले कि बताओ 1 से लेके 50 तक, 1 से 50 तक ये कितनी हो गई, 5, 5 और 10 15। कोई आपसे पूछ ले कि बताओ 1 से लेके 75 तक, 75 तक, 15 ये और ये गिन लो कितने हैं, 6, 15 और 6 21। ध्यान रखना 1 से 75 तक कितनी होती है, 21। और 1 से 100 तक, ठीक है 1 से 100 तक कितनी होती है, 25।
ठीक है, ये 2021 वाले रीट में आपके क्वेश्चन आया था 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न था 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। ऑप्शन थे 24, ऑप्शन था 25, ऑप्शन था 26। किसी ने एक को काउंट कर लिया तो उसकी सुविधा के लिए 26 ऑप्शन था। ठीक है, 25 तो ही है, एक को भी साथ में कर लिया तो 26। किसी ने एक को भी हटा दिया था, दो को भी हटा दिया था तो उसकी सुविधा के लिए 24 भी ऑप्शन था। मतलब सुविधा अनुसार आपके ऑप्शन दे रखे थे, किसी को तकलीफ ना हो। ठीक है, तो और बाकी जो पढ़ के गए थे, ठीक है, क्लास में पढ़ा तब तो उनको याद था कि सर ने लिखवा रखा है कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट याद भी रखिएगा कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न आ जाए। ठीक है, पिछली बार अभाज्य संख्या की तो आया था 80 तक का पूछा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन ये था 80 के निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी है। पिछले साल वाला थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन, 80 के निकटतम। मुझे बताओ 80 के आसपास कौन है? 79। देखो 79 और 80 का अंतर 1 है और 83 और 80 का अंतर 3 है, तो इसलिए कौन सा हो गया? 79 ऑप्शन था। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन थे। अब इतना आसान क्वेश्चन आए थे, जबकि ये तो लिखवा ही रखा था। मैं क्या, हर कोई टीचर लिखवाता है। ठीक है, ये थोड़ी कह रहा हूं कि मैंने पढ़ाया वही आया है। ठीक है, पिछली बार कुछ जने कह रहे थे टीचर कि थर्ड ग्रेड में मैंने पढ़ाया भाई। अरे तुमने क्या पढ़ाया भाई, सबने पढ़ाया वही आया है। ठीक है, और आया क्या था? 80 की निकटतम संख्या। ठीक है, इसमें क्या पढ़ाना था? ये सब पहले से संख्या है, उसमें मैं कौन सा दिमाग लगा रहा हूं, मैं भी लिखवा रहा हूं बस। ठीक है, और आप इसको याद कर लेना, रट लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। मान लो पूछ ले कि 1 से 1000 तक कितनी होती, तो लिख दीजिए 1 से 1000 तक। अगला यहां से 1 से 1000 तक 168 होती है। कितनी होती है? 168 होती है। 1 से 1000 तक कितनी होती है? 168 होती है। कौन कौन सी होती है वो नहीं पता करना है। ठीक है, और 1 से 100 तक की पूछता है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा तो 1 से 100, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी यही प्रश्न आया 1 से 100 तक। अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर बीएसटीसी सेकंड ईयर के पेपर में प्रश्न आया 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ये फिक्स है, 1 से 100 तक। कभी नहीं पूछेगा कि 1 से 300 तक बताओ, मेरे को भी नहीं पता 1 से 300 तक कितनी है, मेरे को भी नहीं पता 1 से 300 तक कितनी है, 1 से 200 तक कितनी है, मुझे नहीं पता। कुछ गाइड है ना, लिख देते हैं 1 से 100 तक कितनी, 1 से 200 तक कितनी, 1 से 300 तक कितनी। नेट पे होता है, सर्च किया, लिख दिया। अब स्टूडेंट पढ़ता ही रहे, पेपर में आता ही नहीं है। ठीक है, तो अब कुछ किताबें मैंने देखा, उसमें लिखा 1 से 100 तक ये, 1 से 150 तक ये, 1 से 200 तक ये, 1 से 500 तक, ये सब ऐसे लिखी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं रट लूं उसको, फिर आपको भी लिखवाता रहूं, पेपर में कभी आते ही नहीं है। तो अपने को 1 से 100 तक याद रखें, 1 से 200 तक नहीं पूछेगा। यदि आ भी गया 1 से 200 तक, कोई नहीं कर पाएगा, तो अपने को ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। हाँ, ये 1 से 1000 तक मैंने लिखवा दिया, मैंने कहा क्या पता कोई पूछ ले, कोई गाइड उठा ले और प्रश्न पूछ ले 1 से 1000 तक कितनी है। ठीक है, तो 168 होती है। अरे बैग बंद कैसे कर रहे हो? टाइम हो गया? अभी तो मास्टर बोल रहा है टाइम हो गया। क्या कह रहे हैं? कह रहा शायरी सुना दो। मैं शायरी सुनाने के लिए थोड़ी आया हूं, मेरे को तनख्वाह किस बात की देते हैं? अभाज्य संख्या लिखवाने की देते हैं। शायरी सुनाएंगे, शायरी तो यूट्यूब पे बहुत है ना, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत सारी शायरी है। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखना बहुत है। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।